नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अकेला अनमोल साथी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप जीवन में कभी भी गलत फैसला नहीं लेंगे। हमारा दावा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बहुत ही चर्चे थे। हो भी क्यों ना, वह बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के चर्चे उस राज्य के निकट के सभी राज्य में होते थे। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे ताकि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उस बौद्ध भिक्षु के पास कोई कैसी भी कठिन समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान जरूर करते थे। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उनके पास जाता, वह उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसी में लीन हो जाते, जैसे उनकी वह खुद की समस्या हो। समस्या में लीन होते और कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और समस्या के बारे में अच्छे से सोच विचार करते और फिर उसके बाद उसका सही समाधान निकालते। जिस राज्य में यह बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस राज्य में अजीब सी एक घटना घटी। जिस राज्य में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो अपने पूरे घर में अकेली रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके पास छोटा सा खेत था जिसमें वह काम करके अपने भोजन की व्यवस्था कर लिया करती थी। उस राज्य से होकर 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग अलग अलग गांव के रहने वाले थे, लेकिन एक साथ काम करने की वजह से मित्र बन गए थे। वे लोग 1 साल से दूसरे गांव में काम करके पैसे इकट्ठा करके अपने घर जा रहे थे। यह बात बहुत ही पुराने ज़माने की है, जब कार, बसें या रिक्शा नहीं हुआ करते थे, जब लोग पैदल की ही यात्रा किया करते थे। वे चारों मित्र पैदल ही यात्रा कर रहे थे। वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन अलग अलग एक पोटली में रखा था। उस पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना धन एक ही पोटली में रखें, जिससे हम सभी ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा। और जब हम अपने गांव नज़दीक होकर अलग अलग होंगे तो वहाँ पर हम अपना अपना हिस्सा अलग अलग कर लेंगे। उस तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था और अब रात होने वाली थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घर दिखाई दिया जहाँ वही अकेली बूढ़ी औरत रहती थी। रात्रि का समय भी हो चुका था और इन चारों मित्रों को ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए थी। इस पर वे चारों मिलकर योजना बनाई कि वे इसी घर में रात बिताएंगे। उन चारों लोगों ने उस घर की ओर बढ़ते हुए दरवाज़ा खटखटाया। तब वह बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और उन मित्रों में से एक ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, हम अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, लेकिन रात हो गई है और हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते। हमारे आपसे विनती है कि आप हमें एक रात यहाँ ठहरने की अनुमति दें। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद बूढ़ी औरत कहती है, तुम सभी आज रात के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। बूढ़ी औरत ने सबके लिए खाना बनाया और उन्हें पेट भरकर खिलाया। इसके बाद उन मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत के हाथ में थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारी साल भर की कमाई है। हमने अब तक का सब धन इसमें रखा है और अब हम इसे आपको सौंप रहे हैं, क्योंकि यह चारों से अधिक आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को मत देना जब तक हम चारों एक साथ लेने न आए। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, जब तुम चारों एक साथ मेरे पास इस पोटली को लेने आओगे तभी इस पोटली को मैं दूंगी। वह धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को देकर चारों मित्र बेफिक्र हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खा के गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी खातिरदारी की है, हमें भोजन कराया है, सोने के लिए बिस्तर दिया है, रात को सिर ढकने के लिए छत दी और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश दोस्त ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से
उस बुढ़िया से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। काफ़ी देर काम करने के बाद वह बदमाश दोस्त अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे ज़ोरों की प्यास लगी है, मैं ज़रा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वह बाकी मित्र भी अब काफ़ी थक चुके थे, उन्हें भी ज़ोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्रों से वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। साथ में पानी लाने के लिए भी कहते हैं। जैसे ही वह बदमाश दोस्त उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली वापस दे दे। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तो बाकी के तीनों मित्रों से भी पूछ लेते हैं। बदमाश मित्र का इशारा जब उन तीनों मित्रों ने देखा तो उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसीलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में कहा, ठीक है, ले आओ। यह देखकर उस बूढ़ी औरत को लगा कि अब ये चारों यहाँ से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसीलिए बूढ़ी औरत ने पोटली लाकर उस बदमाश दोस्त के हाथों में रख दी। उस बदमाश दोस्त ने पोटली को हाथों में रखा और पीछे के रास्ते से वहाँ से चला गया और बाकी के 3 मित्र कामों में व्यस्त रह गए। कुछ देर बाद जब वह खेतों में काम करके बूढ़ी औरत के पास लौटते हैं और बूढ़ी औरत से कहते हैं, माता जी, हमारा मित्र अभी पानी पीने के लिए यहाँ आया था, कहाँ गया? इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारी धन की पोटली हमें थमा दें। तीनों बड़े हैरान होकर उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माता जी, भला हमने कब कहा कि हम पोटली मांगे हैं? हमें तो प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों मित्र माथा पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था, वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें तो सरासर आपकी ही गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए दिया था और आपने उसे एक ऐसे हाथ में दिया जिसने हमारा सारा धन लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेगा। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों नौजवानों की बातें ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही बुढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी, जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन की किसी को भी नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा, इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता हो। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं लौटा सकूं, तो मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपया करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस औरत की एक नहीं सुनता और वह औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊं? मैं उन लोगों का यह धन कैसे लौटाऊंगी? मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं इतना धन? अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। इसमें मेरी भी गलती है। जब उन चारों ने मिलकर कहा था जब हम चारों एक साथ ना हो तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी। गलती तो इसमें मेरी ही है। यह सारी बातें सोचते सोचते अपने घर की ओर जा रही थी,
तभी उस बूढ़ी औरत को वही बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं जो बड़ी ही आसानी से किसी भी समस्या का समाधान करते थे। तब बौद्ध भिक्षु बूढ़ी औरत से पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो और रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत बौद्ध भिक्षु को सारी बातें बता देती है। उसके बाद कहती है, हे महात्मा, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन्होंने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक पोटली किसी एक को मत देना, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने पूरा धन किसी एक व्यक्ति को ही दे दिया और वह उनका सारा धन लेकर चला गया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। राजा ने अब तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे धन लौटाना पड़ेगा। अब मैं इसी संकट में हूँ, इतना सारा धन कहाँ से लाऊं? वह भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, तुम रो मत, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। इतना कहकर वह भिक्षु वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सोचते हैं और मौन रहकर समस्या का समाधान निकालते हैं। बहुत सोचने के बाद वे आंखें खोलते हैं और कहते हैं, बेटी, राजा का फैसला गलत है। तुमने जो किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी औरत एकदम चुप सी हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है? वह तो सबका न्याय करते हैं, तो मेरे साथ गलत कैसे कर सकते हैं? तभी वह भिक्षु उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो आपका फैसला गलत है। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह भरे राज दरबार में जाकर यह कह सके कि आपका फैसला गलत है। भिक्षु के कहने पर वह राज दरबार लौटी और डरते डरते बोली, हे राजन, आपका फैसला गलत है। इतना कहकर वह राजा को सारी बात सच सच बता देती है और बूढ़ी औरत की यह बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वो भिक्षु जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें लगता है मैंने सही निर्णय नहीं लिया है? मैं प्रतिदिन कई निर्णय लेता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। आगे राजा ने कहा, ठीक है, फिर उस भिक्षु को बुलाओ और उन्हें न्याय करने देते हैं। अगर उस भिक्षु ने सही फैसला नहीं सुनाया तो मैं उन्हें फांसी की सज़ा दे दूंगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और उस भिक्षु को लेकर आओ। यह बात सारे नगर में फैल गई। सभी यह जानने की उत्सुक में थे कि आखिर वह भिक्षु कौन है जिसने राजा को कहा है कि उनका फैसला गलत है और अब वे खुद इसका न्याय करने के लिए आ रहे हैं। वे सैनिक कुछ देर बाद उस बौद्ध भिक्षु को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे। बौद्ध भिक्षु को देखकर राजा कहता है, महात्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने जो फैसला सुनाया है वह गलत है। इस बूढ़ी औरत ने यह वादा किया था कि वह चारों लोगों की उपस्थिति में ही धन की पोटली देगी, लेकिन इसने सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन की पोटली थमा दी। इसने अपना वादा तोड़ा है। इसे एक व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए था। अब इसे बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा। वह उनका सारा धन लेकर भाग गया तो इसमें इसकी गलती हुई ना। अब इस बूढ़ी औरत को ही बाकियों का धन लौटाना पड़ेगा। तो मेरा फैसला गलत कैसे हुआ? इसके बाद बौद्ध भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहते हैं, हे राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वह भिक्षु बड़ी विनम्रता से कहता है, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली इन चारों मित्रों की उपस्थिति में ही दी जाएगी और अभी ये यहाँ केवल 3 ही मौजूद है। चौथा कहाँ है? इनसे कहिए ये तीनों अपने चौथे मित्रों को वापस लाए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। वादा भी वैसा ही किया गया था, जब तक चारों एक साथ ना हो तब तक धन वापस नहीं करना है। अगर यह बूढ़ी औरत धन लौटा देती है तो अपना वादा तोड़ देगी, यह भी तो सही नहीं है। यदि आप चाहते हैं इनका धन वापस लौटाया जाए तो इनसे कहिए पहले जाए और अपने मित्र को वापस लाए। उस राज दरबार में बैठे सभी लोग इस फैसले को सुनकर बहुत ही खुश हुए और भिक्षु की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सभी ने उस भिक्षु की समझदारी की तारीफ की। राजा तुरंत ही उस बौद्ध भिक्षु के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे महात्मा, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर यह बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को लेकर इस तरह सोचा क्यों नहीं? वह भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी कई काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं,
और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना, समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इस नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते, तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। हम में अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना एक हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही वह फैसला हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हमें तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। मैं हर बात को केवल गहराई तक सोचता हूँ और विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तब मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं। फिर मैं उन समाधानों पर कई बार विचार करता हूँ, तब मैं दूसरों को समाधान देता हूँ, क्योंकि किसी एक इंसान का लिया हुआ गलत फैसला किसी इंसान का जीवन बर्बाद कर सकता है। एक लिया गया फैसला सही हुआ तो जीवन अच्छा हो सकता है, और एक गलत फैसला जीवन को नर्क बना सकता है। इसीलिए फैसले छोटे हो या बड़े हो, हमें मौन रहकर समझदारी से लेने चाहिए। अगर आप मौन रहकर किसी फैसले पर विचार करते हैं तो एक ही सही समाधान निकलकर सामने आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है। हम सभी की ज़िंदगी में कई बार मुश्किल से मुश्किल घड़ी आती है, तो कभी हमें बड़े से बड़े फैसले लेने होते हैं। उस समय हमें पता नहीं होता है कि यह फैसला हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएगा या मुसीबत। कई बार तो ऐसा होता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या निर्णय लें जो उचित होगा, लेकिन एक सही फैसला या सही निर्णय हमारी ज़िंदगी सुखमय बना सकता है, और एक गलत फैसला हमारे जीवन को नर्क बना सकता है। ऐसे में सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।